Hello everyone, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you how you can formulate the LPP from the given optimal table. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. अभी तक हमने क्या सीखा, चाहे वो सिंप्लेक्स मेथड है, टू फेस मेथड है, चाहे वो बिग एम मेथड है, हमारा एक ही टारगेट था, वो क्या था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे. फाइन, तो उसके लिए हमने क्या होता था, आपके पास एक एलपीपी गिवन होती थी और आपका टारगेट क्या होता था हर बार, इस ऑप्टिमल टेबल को पूरा करना. यही आपका टारगेट था हर बार. फाइन, तो इस तरह के टारगेट को हमने कहाँ पूरा करा था, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी, टू फेस, बिग एम, अनबाउंडेड, इनफिजिबल, सब लेक्चर आपको इजीली मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में. अब हम करते हैं इस लेक्चर में रिवर्स. रिवर्स का मतलब आपको ऑप्टिमल टेबल गिवन होगा और आपका टारगेट है ये एलपीपी को बनाना. फाइन, फॉर्मुलेट द ओरिजिनल एलपीपी फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल. तो मतलब रिवर्स करने जा रहे हैं हम. क्लियर? बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, आप तुरंत समझ आओगे आप. फाइन, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द एलपीपी एंड फॉर्मुलेट इट. ये आपको ऑप्टिमल टेबल दे रखा है, कंसीडर द ऑप्टिमल टेबल, और आपको दे रखा है एलपीपी बनानी है. सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपका एलपीपी मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है. क्या इन्होंने बताया स्टेटमेंट में कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है? नहीं बताया. तो अगर नहीं बताया तो कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज बताई थी मैंने कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ऑप्टिमल टेबल कब बनता है वो आपका, whenever zj माइनस cj क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें चेक कर लेते हैं पहले. zj माइनस cj आपका क्या है, ऑल आर माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपकी क्या है, मैक्सिमाइजेशन है. क्लियर? अगर आपका ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती, -3 माइनस ये होती, फाइन, तो इस केस में क्या हो गया, zj माइनस cj लेस देन इक्वल टू 0 है और ऑप्टिमल आपको दे रखा है इन्होंने. फाइन, तो zj माइनस cj अगर लेस देन 0 है तो इस केस में ऑप्टिमल कब होगा, व्हेन योर प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन. क्लियर? तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो भी आपकी एलपीपी है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन की है. क्लियर? तो आपका आंसर हो गया पहले मैक्सिमाइजेशन. कितने डिसीजन वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया c1 x1 c2 x2 c3 x3. अब बात रहेगी कांस्टेंट्स की. पहली बार कितने कांस्टेंट्स होंगे, वो कितने कांस्टेंट होंगे उसका आंसर मिलेगा इससे. ये कितने आपके पास वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसके दो कांस्टेंट्स आएंगे और बाकी x1 x2 x3 आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए. क्लियर? नंबर ऑफ द कांस्टेंट्स मिलेंगे यहां से. अगर यहाँ पे तीसरा भी होता, मान लो x2 भी लिखा होता, यहाँ कोई एक वैल्यू दी होती, फिर आपके तीन कांस्टेंट्स हो जाते, लेकिन अभी तो आपके दो ही कांस्टेंट्स है ना. अब दूसरी बात, कांस्टेंट आपके क्या दोनों के दोनों कांस्टेंट लेस देन के होंगे, क्या एक लेस देन एक ग्रेटर देन का होगा, क्या दोनों ही ग्रेटर देन के होंगे, एक लेस देन और दूसरा इक्वालिटी होगा, एक ग्रेटर देन और इक्वालिटी, या दोनों ग्रेटर देन, एंड सो ऑन. इसमें से कौन सी फॉर्म बनाएगी. अब इस ऑप्टिमल टेबल में देखिए, क्या कहीं पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात हुई है, कहीं पे यहाँ पे AI के बारे में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल वेरिएबल? नहीं लिखा ना. तो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो कांस्टेंट ग्रेटर देन का और इक्वालिटी का कभी नहीं आएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ लेस देन के ही आएंगे और वो आपके पास दो कांस्टेंट्स दोनों लेस देन के प्रेजेंट होंगे. अब आप कहोगे सर इतना क्यों आप कह रहे हो, ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन था, ऑल द कांस्टेंट्स आर लेस देन इक्वल टू साइन. बच्चों वो इस एग्जांपल में गिवन है आपके. फाइन, अगर आपको एग्जामिनेशन में ये गिवन ही ना हो, ये लाइन आपको मान लो इतनी, फिर कैसे निकालते? फिर मैंने अभी आपको 1 मिनट लिया आपको समझाने में कि आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो आपका टारगेट है लेस देन को प्रेजेंट करना. क्लियर? अब समझ में आ गया. अब आपका टारगेट इसमें क्या है, ये a1 a2 की वैल्यू निकालना, a1 a2 a22 a13 ये सब चीजें निकालनी, ये आपका टारगेट. अब जब भी आप, ये आपकी एलपीपी है, जब आप इसको मान लो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते, तो इसको पहले S1 S2 लगाते ना, तो स्टार्ट कहां से करते आप, S1 और S2 से करते. फाइन, तो इस S1 S2 की वैल्यू इस टेबल में कितनी है, ये दो वैल्यूज है ना, दैट इसका मतलब S1 एंड S2 आर माई स्टार्टिंग BFS. इस एलपीपी का जो भी आपको स्टार्टिंग BFS मिलेगा उससे आप B इनवर्स निकाल दोगे. आप S1 पहली वैल्यू S1 का कॉलम देखो क्या है आपका 1 0, और S2 की वैल्यू कितनी है -1/4
plus 1/4. That is my B inverse. Clear? Where B आपके पास क्या होता है? बेसिक मैट्रिक्स. क्या आप इस B इनवर्स से B निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इसका इनवर्स निकाल देते हैं ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? डिटर्मिनेंट इज 1/4. कोफैक्टर निकाल के डिवाइड कर दो, सो दैट इज 1404. यही आएगा आपके पास B, सॉरी 1104. 1104. क्लियर? अब ये जो 10 लिखा है, ये पहला कॉलम है S1 का, ये आपका सेकंड है X1 का. तो आप देखो, आपको X1 का कॉलम चाहिए था ना, तो इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी हो गई? 1. A21 की वैल्यू कितनी हो गई? 4. और इसमें जब आप S1 का कॉलम लगाओगे, वो यही आएगा ना, पहली वाली में 1, दूसरे में 0. इतना समझ में आ गया? एक एक करके सभी कोफिशिएंट निकालेंगे भी. दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड है, क्योंकि ये तो मिल गया, अब इसके अलावा कौन कौन से रह गए? आपको कोफिशिएंट निकालना है X2 का, कोफिशिएंट निकालना है X3 का, S1 तो निकल गया, कोफिशिएंट निकालना है X2 का, और राइट हैंड साइड भी निकालना है. ये तो निकाल लेना कोफिशिएंट. जब भी आपको कोफिशिएंट निकालने हैं, सिंपल एक फॉर्मूला, B मल्टीप्लाई X2 का कॉलम कितना है? 3/4, 1/4. X3 B X3 का कॉलम -9/4, 1/4. तो ये आपके पास सारे कॉलम्स आ गए. फाइन. तो इसकी वैल्यू निकाल दो. मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं. ये इसको 3/4 और 1/4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1, 1. फाइन. नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9/4 -1/, so -2, 1. Similarly, the next value will be 0, 1, and the next value will be 10 and 20. तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आ गई. इसका क्या मतलब हुआ? कॉलम ऑफ द X2, ये कॉलम, इसका मतलब A12 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू 1. Similarly, X3, A13 is my -2, and so on. B1 and B2 are my 10 and 20. तो ये सारी वैल्यूज इस कांस्टेंट में फिल कर दो. You will get your required constant is this number. क्लियर? अब बात रहेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने की. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ZJ माइनस CJ. तो इसमें 3/2 नॉन, इसमें वो वैल्यू देख लो जो नॉन जीरो है, 1, 2, 3, 4. तो इसका नंबर सेकंड वेरिएबल है. तो Z2 माइनस C2 इज माई 3/2. इसके लिए Z3 माइनस C3 इज माई 1/2. Z5 5 नंबर हो जाएगा ना, 3, 4, 5 एंड द सॉल्यूशंस. इसकी वैल्यू निकाल देते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में C1, X2 is my C2, S1, S2 are 0. S1 is 0, C1. तो वैल्यू फिल कर दो इसमें. निकालो इसका ZJ माइनस CJ. 0 इंटू 3/4 0, C1 इंटू 1/4 माइनस C2. ये आपका हो गया ZJ माइनस CJ विच मस्ट बी इक्वल टू 3/2. इसलिए इसी तरह से कर लो. 0 C1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C3 विच इज इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट वैल्यू 0 C1/4 minus 0 is equal to 5/2, and the last value is 0 plus 5C1 which is equal to 50. फाइन. अब आपका टारगेट है इन चारों इक्वेशन में से C1, C2, C3 निकालना. आप यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10. और चाहे यहां से निकाल लो, चॉइस आपकी है. फाइन. दोनों से सेम आ गई. इस C1 की वैल्यू यहां पे फिल कर दो, तो यहां से C2 निकल जाएगा सेकंड में, फर्स्ट में से, और थर्ड में से आपका C3 निकल जाएगा सेकंड इक्वेशन. तो जैसे ही आपके आंसर निकले 10, 1 एंड 2, ये वैल्यू यहां पे फिल कर दो. तो इस गिवन एलपीपी ऑप्टिमल टेबल की एलपीपी क्या बन गई? आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. लुक एट द नेक्स्ट वन. इस केस में आपको ऑप्टिमल टेबल दे रखा है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछा है. फाइन. प्रॉब्लम इन्होंने पहले दे दी मैक्सिमाइजेशन, अदरवाइज आप यहां से ढूंढ सकते थे. फाइन. कितने कांस्टेंट्स आएंगे? ये 2 कांस्टेंट्स आएंगे. तो 2 कांस्टेंट इन्होंने दे रखे हैं. क्या क्या रखा है? X3 एंड X4 आर द स्लैक वेरिएबल. अगर स्लैक वेरिएबल है तो दोनों के दोनों कांस्टेंट लेस देन क्या आएंगे? फाइन. तो ये देखो स्लैक है ना, ये S1 S2 की तरह काम करेगा. अब जब भी आप इसको स्टार्टिंग से करते तो आपका टारगेट क्या है? B इनवर्स निकालना पहले. फाइन. तो क्योंकि X3 एंड X4 आर द स्लैक वेरिएबल, तो X3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है? 1/3 0, और दूसरे का
0 1, तो 1/3 0, 0 1 इज माई स्टार्टिंग बी इनवर्स। इस बी इनवर्स से अब हम बी निकालें, फाइन, तो निकाल सकते हो 3 0 0 1, ये बी आ गया। तो इसके ये किसका कॉलम होगा? फर्स्ट कॉलम इज x1, सेकेंड कॉलम इज माई x4, फाइन। अब आप अपना देख लो, x1 का कॉलम दोनों में क्या बनेगा? बीटा 1, बीटा मिल गया आपको 3, फाइन, और x4 में 0 1, सो बीटा की वैल्यू तो आपके पास निकल गई 3। और अदरवाइज अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कॉफिशिएंट निकाल लेते सबका, x1 का कॉफिशिएंट, x2 का कॉफिशिएंट, x3 का कॉफिशिएंट, x4 का कॉफिशिएंट। तो कैसे निकलेगा? b मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फाइन, b x2 का कॉलम, b x3 का कॉलम एंड सो ऑन। लेकिन आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो ये कॉलम आपका x1 है, ये x4 है, तो इस x1 की तो जरूरत ही नहीं है निकालने की, x4 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको x2 x3 और सॉल्यूशन, ये 3 कॉलम की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइन। अदरवाइज मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको x1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो b इंटू x1 का कॉलम कितना है? 1 0, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आपको मिलेगा? b, इस मैट्रिक्स को 1 0 से करोगे तो 3 0 आ गया, दैट मीन्स बीटा इज माई 3। एंड x2 x3 और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इस तरह से आप निकाल दो। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2/3 से करेंगे 0, सॉरी 2 0, 2 एंड 1, 2/3 एंड 1, सॉरी ये 1 है ना आपका, फाइन, सो 2 एंड 1 आपके पास आंसर हो गया, फाइन। और आप चेक भी कर सकते हो, x2 का कॉलम आपका 2 एंड 1 है, फाइन। सिमिलरली आप x3 का निकाल दो एंड x और राइट हैंड साइड का निकाल दो। जैसे आपने राइट हैंड साइड का निकाला तो आपको 5 एंड गामा चाहिए ना, इसका मतलब गामा की वैल्यू कितनी होगी? 2 इज द राइट। अब क्या रह गया? अल्फा। अल्फा कहाँ पे आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? अल्फा, x2 इज माई 1, दिस आर माई 0, अल्फा 0। चाहे तो आप z2 माइनस और दूसरे कैसे निकाल सकते हो? ये भी नॉन जीरो है ना, तो दैट इज माई z3 माइनस c3 विच इज इक्वल टू 2/3। अगर तो आपको यहाँ सोल्यूशन की वैल्यू दी होती, मान लो, फिर तो आप सोल्यूशन के लिए भी निकाल सकते थे, फाइन। अभी तो दी नहीं हुई तो आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए पहले z2 के लिए निकालते हैं, 2/3 अल्फा प्लस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3। क्या आप यहां से अल्फा निकाल सकते हो? दैट विल बी 4/3, अल्फा इज माई 2, फाइन। और अगर आपने z3 वाले से निकालना है उससे निकाल लो, तो ये कितना आ गया? अल्फा बाई 3 प्लस 0 माइनस इस 2/3, तो यहां से देखो अल्फा कितना आया आपका? अल्फा इज स्टिल सेम, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू आपकी 3 आई थी, गामा इज माई 2 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, लुक एट दिस अनदर वन, कंसीडर द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द एलपीपी। देखो अब यहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है? जेड माइनस सी से पता लगेगा, इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपकी है मैक्सिमाइजेशन की, क्लियर? ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन होगी। कितने कांस्टेंट्स आएंगे इसके? 2 कांस्टेंट्स। क्या कोई कांस्टेंट्स, क्या दोनों लेस देन के होंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों कांस्टेंट लेस देन के नहीं होंगे। अब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन से कांस्टेंट में प्रेजेंट है? सेकंड वाले में, तो इसका मतलब सेकंड जो कांस्टेंट आपके पास है, या तो वो इक्वालिटी का होगा या ग्रेटर देन इक्वालिटी का होगा। अगर तो इक्वालिटी हुआ तो हम सिर्फ ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का हुआ तो हम S2 एंड A2 दोनों लिखते हैं ना उसमें, माइनस S2 प्लस A2। आप यहाँ देखो S2 भी प्रेजेंट है, A2 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकंड कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन का है, और क्योंकि एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो पहला कांस्टेंट आपका लेस देन का ही होगा आपके पास, क्लियर? और बाकी वैल्यू निकालनी है। इसको जब आप स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग BFS क्या बनता है इसका? पहले वाले में से S1 लेते और दूसरे में से A2 लेते, तो B इनवर्स आप ले लो, S1 हाफ माइनस हाफ, A2 -1/4 3/4, ये आपके पास हो गया B इनवर्स, बिकॉज S1 एंड A2 आर माई स्टार्टिंग BFS। तो जैसे B इनवर्स आया आपके पास B आ गया। क्या बता सकते हो ये कौन सा कॉलम है B का? पहला कॉलम x1,
ये कॉलम कौन सा है, x3, तो इसका मतलब आपको A11 A21 ये तो निकल गया, ऑल्सो A13 A23 ये दोनों कॉलम्स आ गए। अब कौन कौन से कॉलम रह गए आपके पास, एक x2 का कॉलम रह गया निकालना, एक s1 का रह गया, फाइन, एक s2 का रह गया, आर्टिफिशियल की तो जरूरत नहीं हमें, और एक रह गया सॉल्यूशन का। और बिकॉज हमें पता ही है इसकी स्लैक वेरिएबल का कांस्टेंट कितना आएगा, 10 आएगा, और s2 का वैल्यू क्या आएगी, 0 -1। तो ये आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं तो इस b को देखो, इस मैट्रिक्स b को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना आंसर आ रहा है आपका, आंसर आएगा 10। लेकिन अगर आप इसको s2 से करोगे तो आंसर 01 आएगा। तो मेरा बेसिक टारगेट है s2 और सॉल्यूशन की वैल्यूज को निकाल देना। तो आप कर दो मल्टीप्लाई, इन तीनों से कर सकते हो ना इजिली मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स बी के साथ। तो आप देखो आपका B2 x2 एंड RHS, तो ये सारी वैल्यूज आप इन कांस्टेंट में फिल कर दो, यू विल गेट योर कांस्टेंट्स, फाइन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए तो कितने नॉन जीरो, एक तो Z2 है आपके पास, Z2 - C2 इज 1, एक ये नंबर 1 2 3 4 हो गया, Z4 - C4 इज 1, Z5 - C5 इज 2, Z6 - C6 is 2 plus m, और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आपके पास है -3, फाइन। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। वैल्यू फिल कर देते हैं C1 C2 C3 0, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन है तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन -m(a2) आएगा ना, और यहाँ पे x1 C1 और ये C3, तो क्या निकाल सकते हो वैल्यू सबकी, Z2 करो मल्टीप्लाई 3/4 C1 -1/4 C3 minus C2 which is equal to 1। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाली के लिए निकाल सकते हो, इन सभी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये चार इक्वेशंस आ जाएंगी, फाइन। तो मैं आपको इन चारों को सॉल्व कर लो, जैसे इस वाले को सॉल्व करोगे तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, C1 - 3C3 इज इक्वल टू 8, और इस वाले के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3C1 + 3C3 विच इज इक्वल टू -12, फाइन। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी और C3 आ जाएगा, फाइन। जैसे दोनों को ऐड कर दोगे तो C3 कैंसिल हो जाएगा, -4 एंड +4, तो C1 की वैल्यू -1 हो गई, C1 की वैल्यू -1 यहाँ पे फिल करोगे, दैट विल बी माई -3। C1 और C3 की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में फिल कर दो, फाइन, वहां से आपको C2 निकल जाएगा, फाइन। सो यू विल गेट दी C1 C2 एंड C3, फाइनली योर आंसर विल बी original LPP of the problem, clear? So this is the way you can easily find the LPP from the optimal table। अब आप कहोगे सर हम प्रैक्टिस के लिए कैसे करें, तो आप क्या करो, जो ये मेरे लेक्चर थे पिछले वाले, बिग एम, टू फेस और सिंप्लेक्स मेथड, इसमें तो LPP गिवन होती थी और फाइनल ऑप्टिमल टेबल हम निकाल रहे थे। अब आप क्या करो, इस वीडियो में से फाइनल ऑप्टिमल टेबल ले लो LPP का इस तरह से, फाइन, और इसके बेस पे आप ओरिजिनल LPP को कंस्ट्रक्ट करो, तो जिससे क्या होगा, आपकी गलती भी आपको समझ में आ जाएगी अगर आप गलती कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती नहीं करी तो देन इट्स अ वेरी गुड। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर मैंने हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माई कैबिन, फाइन। आप सबको मेरा कैबिन मालूम है, अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में हो और मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माई कैबिन एंड आस्क योर क्वेरी एट एनी टाइम, fine, feel free to reach me, I am always welcome you at any time, fine। So we will see the next lecture some miscellaneous questions of the LPP, till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos, best of luck students, happy learning।